आउट ऑफ ऑल द करियर ऑप्शंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस इज इंजीनियरिंग। अगर आप नहीं भी सोच रहे तभी भी आपको पता जरूर होना चाहिए। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, बट स्टिल आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में होता क्या है ना। ये जरूर हमें पता होना चाहिए, और पता होने के बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो ये डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन है कि आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है एंड यू हैव चोजन, पर्पसली चोजन कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है, तो दैट इज गुड। और अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तब तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए कि इंजीनियरिंग में होता है। And as we spoke last time, that we'll be speaking on particular career this time. So welcome everybody. मैं हूँ आपका होस्ट, ये है आपके दोस्त प्रेम सर, and let's start our question and answers podcast round for today. So as Prem sir, last time you discussed, I'll just give a last recap that what aspects we should consider while choosing a career. Like you gave the 4 points that we should try out the career, we should explore the careers, and then we should think about what is feasible for us, and there should be contribution for the society while choosing the career. So looking forward to that, we have chosen one career option today. हमने एक career option choose किया है जिसका जो काफी popular है आजकल, जिसे हम इंजीनियरिंग बोलते हैं. So let's start with that. Sure. So what do you think कि what are the career opportunities, different career opportunities in engineering? Okay, great. So hello everyone and very good evening to all of you present here. Thank you so much for taking out your valuable time and joining us this evening. And like Akshay sir rightly said, कि out of all the career options, one of the most popular options is engineering, right? How many of you, जितने कितने students यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने सोचा है कि उन्हें engineering करनी है? A quick show of hands please. कितने लोगों ने सोचा है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है थ्रू IITs? आपने IITs के नाम सुने होंगे, NITs, बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आपने सुने होंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हाँ, ओके, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें पता है थोड़ा बहुत कि इंजीनियरिंग क्या है? अगर आप नहीं भी सोच रहे तभी भी आपको पता जरूर होना चाहिए। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, बट स्टिल आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में होता क्या है ना। ये जरूर हमें पता होना चाहिए, और पता होने के बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो ये डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन है कि आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है एंड यू हैव चोजन, पर्पसली चोजन कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है, तो दैट इज गुड। अगर आप नहीं भी सोच रहे तभी भी आपको पता जरूर होना चाहिए। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, बट स्टिल आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में होता क्या है ना। ये जरूर हमें पता होना चाहिए, और पता होने के बाद अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो ये डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन है कि आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है एंड यू हैव चोजन, पर्पसली चोजन कि ये नहीं करना है, कुछ और करना है, तो दैट इज गुड। और अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तब तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए कि इंजीनियरिंग में होता क्या है। ओके, परफेक्ट। सो वी हैव श्रेयस। श्रेयस, कैन यू अनम्यूट एंड टेल अस कि भाई इंजीनियरिंग के बारे में तुम्हें क्या लगता है, या कोई पर्टिकुलर इंजीनियर तुम्हें बनना हो, ऐसा कुछ है मन में, सोचा है? IIT. अच्छा, IIT से इंजीनियरिंग करनी है, ये सोचा है। परफेक्ट परफेक्ट, ओके, ग्रेट। सो IITs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, इंडिया के सबसे प्रीमियर कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। इसकी जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, इसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन राइट 1950s में हुई थी। जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था कि इंडिया में सबसे टॉप क्वालिटी का जो इंजीनियरिंग एजुकेशन होगा वो IITs प्रोवाइड करेंगे, तो तब का उनका कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, राइट। तो इंडिया में आज की डेट में 23 NITs है, सॉरी 23 IITs है ना, 23। पुराने 7 IITs है, जैसे IIT बॉम्बे का नाम आपने सुना होगा, जो महाराष्ट्र स्टेट में है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास दैट इज इन चेन्नई, ठीक है। तो इस तरह IIT गुवाहाटी, इस तरह से कुल मिला के 23 IITs आज की डेट में इंडिया में एग्जिस्टिंग है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट पूरे के पूरे वर्ल्ड में टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस मानी जाती है एज फार एज इंजीनियरिंग एजुकेशन इज कंसर्न, राइट। ओके, बट सिर्फ IITs ही कॉलेजेस है कि इंडिया में? ऐसा नहीं है, कुछ और भी कॉलेजेस है। किसी को पता है IITs के अलावा और कोई कॉलेजेस? या कोई ऐड कर सकता है, जैसे कोई फेमस कॉलेजेस किसी को पता होगा, कोई कॉलेजेस फ्रॉम पुणे, मुंबई। यस, COEP, चलो ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगेन अ वेरी हिस्टोरिक कॉलेज जिसकी काफी बड़ी लेगेसी है, काफी पुराना कॉलेज है COEP, है ना।
एंड बिल्कुल आईआईटीज के कंपैरिजन में आता है डेफिनेटली ये कॉलेज। और कोई कॉलेजेस जिसके बारे में आपने सुना हो इंजीनियरिंग के? AIT. एआईटी या सो आपने एनआईटीज जो आईआईटी से थोड़े से नीचे बट अगेन नेशनल इंपॉर्टेंस के जो कॉलेजेस हैं दैट इज एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देयर आर इंडिया में आज की डेट में 31 एनआईटीज है अलग अलग स्टेट्स में। महाराष्ट्र में नागपुर में है एनआईटी, है ना, वीएनआईटी जिसे हम कहते हैं, वीएनआईटी इज इन नागपुर। तो इस तरह से पूरे इंडिया में 31 एनआईटीज है। तो आईआईटीज के बाद में अगर इंजीनियरिंग एजुकेशन में कोई कॉलेजेस आते हैं तो वो एनआईटीज आते हैं। उसके बाद में फिर जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सीओईपी का आपने एग्जांपल दिया। देयर इज अ कॉलेज इन बॉम्बे, मुंबई में वीजेटीआई, वीर माता जीजाबाई, है ना, तो वीजेटीआई कॉलेज है। वालचंद का कॉलेज है सांगली में। तो इस तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट? ओके, बट बिफोर वी टॉक अबाउट कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। कैन एनीबडी थिंक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? क्या होता है इंजीनियरिंग? या आपके मन में जो आइडिया है आप फ्रीली बोल सकते हो कि भाई इंजीनियरिंग में ये होता होगा। कोई सोच सकता है इंजीनियरिंग में क्या होता होगा? यस, अथर्व, समृद्धि, आसाद, हिमांशु, कोई बता सकता है? Building machines, structures, and these kind of things. ओके, कैन यू प्लीज रिपीट हिमांशु? It includes building of or the making of machines and buildings. ओके ओके, सो इट इंक्लूड्स, हिमांशु कह रहा है कि इंजीनियरिंग इंक्लूड्स मेकिंग मशीन्स, building some equipments or creating buildings and everything. तो ऐसा सब होता है इंजीनियरिंग। और कोई anybody else would like to try? What is engineering? सर कार व्हीकल्स बनाना। ठीक है, व्हीकल्स बनाना, चलो ये भी इंजीनियरिंग में ही आता है, बिल्कुल सही। Excuse me, sir. It must be something related to innovations of electronics. यस, वेरी गुड समृद्धि, है ना। इनोवेशन की आपने बात कही, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने बात कही, ऑल दीज आर डेफिनेटली अ कंपोनेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, एनीबडी एल्स? और सोचो, आप जहां पर बैठे हो, आपके रूम में, आपके घर में, आप देखो कि कहां पर आपको इंजीनियरिंग के कोई प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंजीनियर्स ने बनाए होंगे, सोचो। Excuse me, sir. Light board. ओके, ठीक है, ये भी लाइट के जो स्विचेस आते हैं, हमारे बोर्ड्स आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन्वॉल्व है। यस स्वयं? Sir, when we use scientific principles for build up of an something. Okay, you are very close. So home made by civil engineer. हाँ, homes, homes, buildings are made by civil engineers. Perfect, है ना। स्वयं का जो पॉइंट था कि when we use scientific principles, when we apply scientific principles to these machines to make them function, that is engineering, है ना। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आपने लिया, उन मशीन्स पे इम्प्लीमेंट किया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, और जिन्हें हम अपने इस्तेमाल कर सकते हैं डेली यूज में, दैट इज इंजीनियरिंग। तो आप लोगों के जो भी आंसर्स थे परफेक्ट थे। एक बार इस पूरी डेफिनेशन को क्यों ना हम समराइज कर लेते हैं, ठीक? तो इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, राइट। तो जैसे कि आपको ठंडियों में, विंटर्स का समय है, अगर आपको काफी कोल्ड लग रहा है तो आपने हीटर बना दिया जिससे आपकी रूम गर्म हो जाएगी एंड यू विल फील कंफर्टेबल। तो देयर वाज अ प्रॉब्लम, यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। दिस इज इंजीनियरिंग। यू वांटेड टू ट्रांसफर योर नोट्स, आपके जो क्लास नोट्स थे आपको आपके दोस्त को भेजने थे, ठीक है, आपको आपका दोस्त एब्सेंट था, आपको आपके क्लास नोट्स आपके दोस्त को भेजने थे, तो क्या बना दिया हम लोगों ने नोट शेयरिंग के लिए? या व्हाट्सएप बना दिया, मोबाइल फोन, या मोबाइल फोन, कैमरा से फोटो खींचो, पीडीएफ बनाओ और सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम थी उसको आपने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, दिस इज इंजीनियरिंग, ठीक है। राइट। यू वांटेड टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, आप पैदल जा सकते थे,
एनिमल्स की हेल्प लेके, बफेलोज और इन सब की हेल्प लेके जा सकते थे, बट इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा स्लो और ये सारी प्रोसेस थी। तो आपने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, क्या बना लिया हम लोगों ने, या बाइक्स एंड कार्स। वेरी गुड कृष्णा, राइट। तो इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब आप लोगों को समझ में आया, फर्स्ट थिंग। यस, राइट। सबसे प्रॉब्लम बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे कि हाँ अगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो किसी ने स्पेक्स बना दिया और ग्लास डाल दिए उसमें, तो ताकि मुझे हाँ, अच्छे से दिखा जाए, तो दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंजीनियरिंग, राइट? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, है ना। तो जो स्पेक्टिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे आज आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूँ, अक्षय सर कहीं बैठे हैं, योगेश सर कहीं बैठे हैं, और हम लोग सब साथ में आके एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, दिस इज इंजीनियरिंग, राइट। ओके, सो द प्रेमाइस और द फाउंडेशन इज एस्टैब्लिश्ड कि भाई इंजीनियरिंग होता क्या है, इट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, राइट। अब so this is basically engineering, yeah. Right. So as you said that any scientifically principles applied to machines for solving the problems is called as engineering. काफी बेसिक सा डेफिनेशन था, काफी डायरेक्ट डेफिनेशन था, जो मैंने भी इंजीनियरिंग करने के बाद सोचा नहीं था, बट वेरी वेल अप्लाइड एंड काफी मुझे भी सीखने मिला। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपने बताया कि इंडिया में 23 IITs कॉलेज होते हैं, फिर NITs कॉलेज होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि हमने ये टर्म सुना है कि ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस ये कॉलेजेस होते हैं। सो आप ये कंफ्यूजन पे कुछ बोलना चाहेंगे? परफेक्ट। सो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि IITs या बहुत सारे जो टॉप लेवल कॉलेजेस है, वहां पे लिख के आता है ऑटोनॉमस, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज। तो ये ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑटो स्टार्ट, अगर मैं कहता हूं कि मेरे बाइक में ऑटो स्टार्ट है, इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो किक ऑटो की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद से स्टार्ट हो जाएगा, किक की जरूरत नहीं। तो उसी तरह से ऑटोनॉमस का मतलब है वो जो कॉलेज है उसके ऑपरेशंस वो खुद से ही करता है, उसके टेस्ट पेपर्स खुद से ही कंडक्ट करता है, उसका जो करिकुलम है वो भी खुद से ही बनाता है। जैसे आप लोग जिन स्कूल्स में होंगे, मान लो आप कोई XYZ स्कूल में हो, तो जो टेक्स्ट बुक्स आप लोग पढ़ रहे हो, क्या वो आपकी स्कूल डिसाइड करती है, क्या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करती है मोस्टली, मोस्टली डिपेंड करता है। हाँ, पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस को ये परमिशन होती है कि वो अपना करिकुलम, जो सब्जेक्ट्स उन्हें बनाने हैं, जो सब्जेक्ट्स का सिलेबस होना चाहिए, वो खुद से डिफाइन कर सके। इस तरह के जो कॉलेजेस होते हैं, जो खुद से ऑपरेट होते हैं, सेल्फ ऑपरेटिंग जो कॉलेजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोनॉमस, राइट। तो ये होते हैं फुल्ली ऑटोनॉमस। फुल्ली ऑटोनॉमस मतलब सरकारी कॉलेज है, प्लस खुद से ही पेपर बनाएंगे, मतलब इनके एग्जाम पेपर्स भी खुद से कराएंगे, सिलेबस भी खुद से डिफाइन करेंगे, और पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह भी खुद से करेंगे। तो ये होता है सेमी ऑटोनॉमस, सॉरी, ये होता है फुल्ली ऑटोनॉमस। दूसरे कैटेगरी के कॉलेजेस आते हैं जो कि सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस कॉलेजेस में होता क्या है कि करिकुलम सेट करने की परमिशन, एग्जाम का पैटर्न सेट करने की परमिशन, ये सारी परमिशन कॉलेज के पास होती है, बट फीस वगैरह जो है, फीस जो नॉर्मल नॉर्म्स रहते हैं, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से तय होती है ना। ये लोग खुद अपनी फीस नहीं तय कर सकते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेमी ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं। और लास्ट में जो कॉलेजेस होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेज है, जहां पर यूनिवर्सिटी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जैसे कि पुणे की जो यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में आने वाले जो कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, उनके सिलेबस को फॉलो करेंगे, उनके एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट फीस में भी यूनिवर्सिटी उनको बता सकती है कि दिस इज द मैक्सिमम फीस दैट यू कैन चार्ज, उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस एंड प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज, अमेजिंग, थैंक यू प्रेम सर। सो अभी जैसे कि आपने बताया कि ये अलग अलग जैसे कॉलेजेस होते हैं, IITs, NITs, ऑटोनॉमस, सेमी एक्सेट्रा। सो इन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या जानने की जरूरत है? जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ा हूँ, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हो, तो आप कुछ स्ट्रीम्स के बारे में बात करना चाहेंगे, कुछ बता सकते हैं, और उनके लिए क्या स्किल्स चाहिए बच्चों को परसू करने के लिए? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर हमें एक यंग एज में ही पता होगा कि कौन कौन से स्ट्रीम से इंजीनियरिंग क्या होती है, ये तो समझ में आ गया। पर इंजीनियरिंग में भी ना कई सारे डिविजन्स होते हैं।
जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा, आजकल काफी ट्रेंडिंग में भी है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग का किसी ने अभी बात कही थी कि जब अगर आप कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे सिविल इंजीनियर्स का रोल आ जाता है। तो यस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रीम्स दैट आर देयर इन इंजीनियरिंग एंड व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ स्ट्रीम। तो आप वो चेक कर सकते हो वो स्किल्स आप में है नहीं है ना, थोड़ा बहुत उसका आप अनुमान लगा सकते हो। और एक और चीज इसमें अपन ऐड करेंगे कि उस इंजीनियरिंग के जॉब्स, वो जो सेक्टर है उसमें जॉब्स कहाँ पे आपको मिलता है। तो आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन एंड let's look at this thing. Can you see the screen, sir? No, sir, not yet. Now it is visible? Yes, we can now. Okay, perfect. So, like we discussed, this is IIT Bombay, by the way, right? We have 23 IITs, 31 NITs, and 5 government triple IITs, है ना। अच्छा, ये ट्रिपल IITs के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो these are again national institutes, ये भी नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं और इनका फोकस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी में, है ना। कंप्यूटर साइंस या आईटी में इनका फोकस होता है, इनको ट्रिपल IITs कहते हैं। ये भी काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि भी रिसेंट पास्ट में डेवलप हुए हैं और काफी अच्छा इनका भी परफॉर्मेंस है। इनमें एडमिशन कैसे आपको मिल पाएगी, क्या हो पाएगा, वो हम थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द स्ट्रीम्स इन इंजीनियरिंग। कौन कौन से स्ट्रीम्स है जो आपको इंजीनियरिंग में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली स्ट्रीम की अगर अपन बात करें तो वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीम्स इन इंजीनियरिंग। सेकंड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। थर्ड इज सिविल इंजीनियरिंग, right? Fourth is chemical, computer science, information technology and electronics, right? Okay. Mechanical engineering का कोई एग्जांपल दे सकता है क्या? Can any student give an example of कि सर ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बनाया होगा? Can anybody give an example? Raise your hands. Or tell me in the chat section. Okay, yes, Swayam. Sir, cars, automotive sectors. Automobile sector, cars, perfect. Yes, Asad. Okay, Asad is saying machines, जो भी मशीन्स आपको देखने को मिलती है इंडस्ट्रीज में, हम लोग लेथ मशीन यूज करते हैं, मिलिंग मशीन यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन, आपने ड्रिलिंग मशीन देखी होगी घर में होती है अक्सर कई लोगों के, है ना। या फिर कोई टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बनाई है ना, या मैकेनिकल इंजीनियर्स इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सारे के सारे जो स्ट्रीम्स हैं, ये तो कुछ सबसे पुराने ओल्ड स्ट्रीम्स है जो हमेशा से चलते आए हैं। कुछ आगे दूसरे स्ट्रीम्स भी देखेंगे हम कुछ देर में, बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस these streams. Okay, before we go into these streams, I would also like to tell you कि ये जो 3 streams है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इन 3 streams को कोर streams भी कहा जाता है ना। इन streams को कोर streams भी कहा जाता है इंजीनियरिंग, है ना। तो ये जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बाद में डेवलप हुए, बट सबसे शुरुआती जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स थे ना, वो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ही थे। तो दीज आर नोन एज कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मैकेनिकल। लाइक यू गाइस सेड, इट इन्वॉल्व्स कार्स, बाइक्स, व्हाटएवर मशीन्स दैट यू ऑब्जर्व, है ना। तो ये पूरा जो काम है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। यहाँ पर कौन कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है? विजुअलाइजेशन स्किल्स, है ना, कि हाउ डू यू विजुअलाइज थिंग्स, चीजों को विजुअलाइज आना चाहिए, विजुअलाइज आपकी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आप लोगों ने देखा है कि अभी तक की जिस तरह के बाइक्स आते थे उनकी डिजाइन अलग थी, है ना। जिस तरह के मोपेड्स आते थे उनकी डिजाइन अलग थी, बट देन सडनली ओला इलेक्ट्रिक के, अगर आप लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक का डिजाइन देखा होगा तो वेरी डिफरेंट डिजाइन, कन्वेंशनल डिजाइन है, थोड़ा सा हटके उन्होंने डिजाइन करने की कोशिश की है। आप लोग कई बार कार्स में भी देखोगे जो एकदम फैंसी या टॉप एंड कार्स होती है,
उनका डिजाइन ना नॉर्मल कार से बहुत हटकर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज विजुअलाइज अगर करते आती है तो बहुत ही आपको मदद होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। विजुअलाइजेशन स्किल्स, अगर ड्राइंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी आपको मदद हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको अच्छे रिक्वायर्ड है कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम जो भी आप मशीन बनाते हो या ड्रॉ करते हो उसमें कैसे उसको बैलेंस किया जा सकता है ना। तो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छे यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रिक्वायर्ड होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। सो ड्राइंग स्किल्स, विजुअलाइजेशन स्किल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उसके बाद में मैथ्स एंड फिजिक्स के स्किल्स, अगर ये स्किल्स आपको लगता है कि आपके काफी अच्छे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। तो मैं इनके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कौन कौन से सेक्टर में इनके जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं थोड़ी वो भी देख लेते हैं। लाइक यू टोल्ड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है ना, या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। कार्स बनानी है, बाइक्स बनानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, किसी भी तरह का जो डिजाइनिंग है, किसी भी तरह का जो कंपोनेंट्स है ना, ये सारी चीजें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ते हैं ऑटोमोबाइल रिलेटेड, कि इंजन कैसे बनता है, उसमें किस तरह से हम फ्यूल डालने के बाद किस तरह से कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, कंबशन कैसे होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ये समझ में आ रहा है गाइस? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आर यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अनदर थिंग जो कई लोग को पता नहीं होता कि हम हमारे कमरों में जो कूलर्स डिजाइन करते हैं, जैसे गर्मियों के दिनों में हमने कूलर लगा दिए है ना, या हमने एसी का इस्तेमाल कर लिया, एसी लगा दिए, या किसी स्पेस को गर्म करने के लिए अपने हीटर लगा दिया। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, दीज एप्लीकेशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। रेफ्रिजरेटर डिजाइन, जो हम घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जिसे हम कहते हैं, उसकी जो डिजाइन है कि उसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए है ना, तो ये भी दिस इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जितनी भी हीटिंग इंडस्ट्री के अप्लायंसेस है, कूलिंग इंडस्ट्री के अप्लायंसेस है, सारे के सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन। एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार, उसके बाद में LG, डाइकिन, जितने भी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज है, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री है ना, LG है, लीबर है, बहुत सारी जो भी कंपनीज है रेफ्रिजरेटर बनाने वाली या कूलिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, वहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तीसरा जो सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है, मान लीजिए ये फोन है ना, आपको अगर स्मार्टफोन भी बनाना है तो इसकी जो डिजाइन होनी चाहिए, इसका जो प्लास्टिक होना चाहिए, जो भी मेटल होना चाहिए, ठीक है, हर चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे ये फोन हो, चाहे आपकी रिस्ट वॉच हो, कोई भी चीज अगर है जिसको आपको प्रोड्यूस करना है, इवन कपड़ा है ना, कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी कई सारी मशीन्स यूज होती है। हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए मशीन्स यूज होती है, और ये जो मशीन्स होती है उनकी डिजाइनिंग करता कौन है? मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझ में आ रही है? यस? Yes, sir. Yes, Yes. sir. आप कहोगे कि सर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही इसके जॉब्स है क्या? क्या इसके जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है क्या? ऐसा नहीं है, इसके जॉब्स आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखने को मिलेंगे। आपने DRDO का नाम सुना होगा? Yes, sir. DRDO, या आपने वो मूवी देखी होगी, व्हाट वाज दैट मूवी, उरी मूवी। Yes, sir. You have seen that small boy, he designs a drone है ना, तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी बना के DRDO को देता है। तो डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी है ना, इंडिया में डिफेंस का भी आगे बहुत ज्यादा इंडिजनाइजेशन होने वाला है। इंडिजनाइजेशन का मतलब हम लोग हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया के अंदर ही बनाने वाले हैं, तो उसमें कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज इन्वॉल्व है, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लाइक वी हैव DRDO, वी हैव स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज लाइक इसरो का भी आपने नाम सुना होगा। वहां पर भी मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो all these are the areas in private sector as well as in the government space जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो स्किल्स आप स्किल्स है ना, ड्राइंग स्किल्स, स्केचिंग स्किल्स आपके कैसे हैं, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, मैथ्स और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसा है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। एक और चीज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक और करंट ट्रेंड या जो अपकमिंग ट्रेंड जिसे हम कह सकते हैं, वो है मेकाट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स का। ठीक है, रोबोटिक्स या मेकाट्रॉनिक्स का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर यहाँ पर है तो उससे थोड़ा आगे जाके रोबोटिक्स, ऑटोमेशन या मेकाट्रॉनिक्स है। ये चीजें क्या है क्या नहीं, एकदम लास्ट लेग में हम लोग बात करेंगे, आज के सेशन में बात करेंगे लास्ट लेग में कि अपकमिंग स्ट्रीम्स क्या है मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल तो है ही, बट उसके भी आगे निकल के अगर किसी को पढ़ना है तो वो क्या पढ़ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई होप इट इज क्लियर। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ग्रेट। जैसे प्रेम सर ने एक्सप्लेन किया, काफी सारों को अभी ऐसा लगता है कि मैं काश मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊं, लेकिन सब्र कीजिए, बाकी सारे फील्ड्स भी आ रहे हैं एक के बाद एक। तो हम बाकी फील्ड्स की तरफ चलते हैं अभी। बाकी फील्ड्स भी आ रहे हैं। तो सेकंड फील्ड जो जिसके बारे में अपन बात करना चाहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या क्या मन में आ रहा है, नाम सुन के क्या मन में आ रहा है, क्या करते होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोग, सोच के बताओ मुझे क्या करते Sir, electricity board. ओके, यस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वेरी गुड आसन, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे MSEB है ना, महाराष्ट्र के स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या इस तरह के हर एक स्टेट के अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है जहां पर पावर जनरेशन का काम है ना, पावर जनरेशन। आई होप आप सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन जनरेट पावर। वी हैव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, वी हैव थर्मल पावर प्लांट्स, याद है स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में कहीं पर। Yes, sir. Yes, sir. राइट फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स टू थर्मल पावर प्लांट्स टू एक और नए टेक्नोलॉजी क्या है पावर प्रोड्यूस करने का, एक और रिन्यू यू नो नॉन कन्वेंशनल तरीका क्या है पावर प्रोड्यूस करने का, नॉन कन्वेंशनल तरीका पावर प्रोड्यूस करने का जो कि रिन्यूएबल, Tidal energy. टाइडल एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड। और द मोस्ट पॉपुलर जॉब है कि गवर्नमेंट जिस पे सब्सिडी भी देती है। स्टूडेंट्स कैन गेस इट। यस, solar. वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड अमित, राइट। परफेक्ट परफेक्ट, है ना। तो सोलर पावर प्लांट्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े फील्ड्स में हम लोग लगाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, पावर जनरेशन है ना, पावर जनरेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एंड आप सोच सकते हो प्रैक्टिकली बिना पावर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर 4 घंटे भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है हमारे घर में तो हम प्रैक्टिकली ये हो जाते हैं, नंब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो एंड इंडिया एज बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, वी हैव ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज पावर रिक्वायरमेंट। तो पावर सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आपने बताया अलग अलग जो पावर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है ना, तो उसमें भी नए नए डेवलपमेंट्स लाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स स्टडी करते हैं, है ना। उनकी डिजाइन करना, क्वालिटी मेंटेनेंस, है ना। ओके, स्किल्स की अगर अपन बात करें थोड़ा सा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले देखो, क्योंकि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं एंड इंजीनियरिंग बिकॉज इट रिलेट्स विद मशीन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो भाई मैथ्स का कंपोनेंट तो रहेगा ही। आप ऐसा मान के चलिए कि हर इसमें मैथमेटिकल कंपोनेंट या एनालिटिकल कंपोनेंट आपका होना ही चाहिए। ठीक है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिकोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग जो हम लोग मेंटल एबिलिटी में पढ़ते हैं या मैथ्स में पढ़ते हैं, तो मैथमेटिकल एबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। फिजिक्स में ये जो चैप्टर्स है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इस तरह के टॉपिक्स में भी आपकी थोड़ी अगर रुचि है तो वो बहुत हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोडिंग भी आ चुकी है ना, कोडिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जैसे स्काडा जैसी टेक्नोलॉजीज है ना, जहां पर आप चीजों को कोड कर सकते हो। दिस इज हार्डवेयर कोडिंग, है ना। सॉफ्टवेयर कोडिंग नहीं होती कि आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया C++ का और वहां पे कोडिंग की, वैसा नहीं। आपको एक सर्किट दिया जाएगा, सर्किट का जैसा बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे आप कुछ प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, फिजिक्स वाला एस्पेक्ट, पावर जनरेशन का जो साइंस है वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, पावर जनरेशन, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन करना, है ना, उसका क्वालिटी इंश्योर करना, मेंटेनेंस एंड
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी अच्छे अवेलेबल है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि आपको पता है रेलवेज है ना, रेलवेज हो गया, उसके बाद में जितनी भी एरोस्पेस रिलेटेड कंपनीज है वहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज आता है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी, a lot of opportunities are available in electrical engineering. अच्छा, at the same time these are job opportunities, but that does not mean कि you can't start up or you can do your own startups, right? So engineers कई बार मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कुछ छोटा मोटा इनोवेशन करके खुद के भी यूनिट्स, खुद के भी स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, राइट। Nowadays we hear that most of the engineers are unemployed. Why is it so? Very good question, Himanshu, and we would be taking that question in a while once we are done with all the different streams, right? So electrical engineering, are you clear with electrical engineering? Yes, sir. Right? Okay, perfect. Amazing enthusiasm. So let's go for the next stream, Prem sir. Hmm. Guys, if you have any questions, you can note it down as well. अगर आपको लगता है कि एंड में पूछना है या अभी पूछना है या चैट में डालना है, so you can note it down. Yes. So let's go to our next stream. Okay. Next is civil engineering. Okay. So civil engineering, जैसे कि आपने assume कर ही लिया होगा, it relates to designing buildings, designing roads, infrastructure, dams, है ना। ये सारी चीजों की जो स्टडीज है, किस तरह से डैम्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, राइट। जिस बिल्डिंग में आप लोग रह रहे हो उसका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है ना, मतलब इस तरह से इसकी डिजाइनिंग करते हैं। मटेरियल कौन सा यूज करना है, स्टील कितना लेना है, सीमेंट कितना लेना है, जो आपके खड़ी जिसको बोलते हैं, रॉक्स जिसको बोलते हैं, है ना, तो उनको कितना लेना, मॉर्टर कितना लेना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए। आपने अलग अलग बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चरल मार्बल वाले बिल्डिंग्स देखे होंगे, ठीक है। ये सारी इंजीनियरिंग जो है ना वो सिविल इंजीनियरिंग में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फील्ड वर्क जिसे हम कहते हैं, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जो जॉब्स है, मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स आर ऑन फील्ड जॉब्स, है ना। आपको साइट पे खड़े रह के आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, करवा के लेनी पड़ेगी, है ना। मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जो जॉब्स है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे नहीं है कि आप यू कैन सिट इन योर एसी केबिन एंड वहां से आप लोग चीजें कर रहे हो। हाँ, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे डिजाइन वाला कंपोनेंट हो गया कि जहाँ पे आप बिल्डिंग की डिजाइन आपको बनानी है, वो आप लैपटॉप पे से बैठ के कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल जॉब इज ऑन साइट, है ना। रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, ये सारी चीजें। तो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द सिविल इंजीनियर्स। अगेन प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द गवर्नमेंट स्पेस, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से नितिन गडकरी जी जो रोड्स बना रहे हैं, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, है ना। सो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आगे होने वाले हैं। तो वो हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम। एंड यहाँ पर जो आपको स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगेन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग न्यू स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो मैथमेटिक फिजिकल ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन बिल्डिंग्स में, जो बिल्डिंग आपने बनाई है उसमें स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्डिंग बना दी और कुछ टाइम बाद वो कोलैप्स हो रही है, ऐसा कुछ हो रही है ना। तो आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ एनालिसिस उसकी करनी होती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एवरीथिंग, जिसको हम सॉम कहते हैं इंजीनियरिंग में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। तो उसमें मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल कंपोनेंट्स आते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स एंड आपके फिजिकल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है, आपके ड्राइंग विजुअलाइजेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। लाइक मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग के भी सिमिलर स्किल्स है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है ना। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट्स का, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको एज एन इंजीनियर गवर्नमेंट कैन हायर यू, वेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी टू सुपरवाइज, जो भी रास्ते बनाए हैं उनको सुपरवाइज करो, उसकी क्वालिटी सही है नहीं है, ब्रिजेस की क्वालिटी को सुपरवाइज करो, है ना। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको गवर्नमेंट दे सकती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स होते हैं या जो डैम्स होते हैं, उनकी जो डिजाइनिंग वगैरह होती है, ये सारी चीजें भी सिविल इंजीनियर्स करते हैं, राइट। सो अगेन बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा स्ट्रीम है। बस इतना ही है कि यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में
उतने जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स है, प्राइवेट सेक्टर में उतने जॉब्स नहीं है, और अगर है भी तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होगा, अगर आपके घर में ऑलरेडी आपके पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या इस इंडस्ट्री में पहले से होंगे, और अगर आप यहाँ पे जाते हो तो थोड़ा सूटेबल है, मतलब यू हैव योर फैमिली बिजनेस टू बैक यू अप, तो ये थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। Yes, Prem sir. So, students, we are just 20 minutes, 25 minutes we have in hand. So, Prem sir, can we just quickly go through other streams? Yes, Because of time limit, so we can have question answers at the end also. perfect, yes. So next stream is computer science and information technology. So Prem at sir, present, yes, just a moment. You can go through like properly, brief them nicely. yeah, Even though question answer session can be taken next time, but please cover everything yes, because these are the very important streams which we are going to go through now. yes. Sure, sure. Okay. Sure. Okay. So If the session with the- extends, we can cover it in the next session. yes, Continue the session next time. Yes. perfect, yes. So guys, the next stream which we are going to talk about is a very famous, very trending stream these days. Everyone is behind computer science, engineering and information technology. You might have heard the stories कि lakhs में packages मिल रहे हैं, crores में packages मिल रहे हैं students को after passing out of IITs, NITs or even some government colleges in computer science and IT engineering. So what is so fascinating about it? मतलब ऐसा क्या है यहाँ पर कि इतने सारे जॉब्स मिल रहे हैं, इतना ज्यादा ये ट्रेंडिंग में ब्रांच है ना? कोई बता सकता है क्या? कैन एनीबॉडी टेल आउट ऑफ यू? ऐसा क्या है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, क्या पढ़ेंगे या क्या होता होगा कि जिसकी वजह से इतनी डिमांड आ रही है? Software development. Okay, software development. And why do you think it is important, Shreyas? Softwares. सर क्योंकि कंप्यूटर्स और मोबाइल के यूज बहुत बढ़ गए हैं। अच्छा, एक एक करके है ना? Okay, raise your hands. न्यू गेम डेवलपमेंट। Okay, games development. अक्षय सर, ये आपका स्टूडेंट लग रहा है ना? Definitely. Okay, next और क्या? Yes, Shreyas. Yes. सर current means business में जो apps develop करते हैं. Okay, perfect. Sir, nowadays we can't live without this programs and all. Yes. We cannot live without softwares or applications that we use. आप imagine करके देखो ना, कितना इंटीग्रल पार्ट बन गए ये सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं, राइट फ्रॉम दिस जूम मीटिंग्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना? कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गए कि इनके बिना मतलब हमारा जो डे टू डे चीजें हैं वो प्रॉपरली या स्मूथली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव्स अस द टेक्नोलॉजी वाला कंपोनेंट, है ना, which makes things so smoothless and seamless for all of us to integrate and use, and that is all happening because of the internet. ठीक है, तो ये इंटरनेट के वजह से इतना सीमलेसली हर चीज पॉसिबल हो रही है। तो क्या क्या स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, आई थिंक मुझसे बेहतर अक्षय सर आपको बता पाएंगे, बट मैंने कुछ जॉट डाउन किए, तो इनकेस मुझसे कुछ मिस हो जाते हैं तो अक्षय सर वहाँ पे ऐड कर लेंगे, है ना? Sure, definitely. तो पहली चीज देखो भाई, प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्राम करना। तो प्रोग्रामिंग को अगर सिंपली अपन ब्रेक डाउन करें तो मतलब क्या है कि एल्गोरिदमिक थिंकिंग। अगर एल्गोरिदमिक थिंकिंग जैसे कि अगर सिंपल आपको कहा जाए कि लेट्स से यू वांट टू प्रिपेयर अ स्मॉल डिश, है ना, आपको पोहे बनाने हैं, है ना, पोहे हम सबको पता है, आपको पोहे बनाने हैं, तो आप क्या करते हो, जितने भी इंग्रेडिएंट्स पोहे बनाने के लिए लगते हैं उसको आप निकाल के रखोगे, उनको आप सीक्वेंस में अरेंज करके रखोगे कि पहला मुझे क्या है, पहले मुझे आई नीड अ कढ़ाई, उसको आप मैं ये करूंगा, फिर मुझे ऑयल की जरूरत होगी, फिर मुझे राई की जरूरत होगी, है, मुझे हल्दी और ये सब। तो आप क्या करते हो, एक सीक्वेंस में सारे इंग्रेडिएंट्स को अरेंज करके रखते हो, फिर वन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करते हो, राइट? बस उसी तरह से प्रोग्रामिंग इज एल्गोरिदमिक थिंकिंग। एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम या फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं मशीन को कि भाई पहले ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। पर आपकी और मेरी भाषा में इंस्ट्रक्शन नहीं देने, ऐसी भाषा में इंस्ट्रक्शन देने हैं जो मशीन्स को समझ में आए,
तो आपने कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा, सुना है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के बारे में? हाँ सर, कौन सी लैंग्वेज सुनी है श्याम सुंदर? पाइथन, जावा, पाइथन, C++। है ना? तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर्स को समझ में आती है। बस आपको इन लैंग्वेजेस को सीखना है। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं, फ्रेंच हो गया, है ना, या बंगाली हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस है जिन्हें हम सीखते हैं। बिल्कुल उसी तरह इन लैंग्वेजेस को हमें सीखना है जो कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस है, और उसके हिसाब से आपको आपके इंस्ट्रक्शंस देने हैं कंप्यूटर को, और जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा Yes. अच्छा, what is the best part? You know what is the best part about computer science engineering is? Can anybody think what is the best part about it? Can anybody think? Handsome salary. हाँ, handsome salary. That is very true, है ना? You get paid, you know, the most, the biggest packages are offered in this segment, कंप्यूटर साइंस वाला सेगमेंट में। ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को उतना मिलता है, ना सिविल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को। सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन पैकेजेस जो मिलते हैं वो कंप्यूटर साइंस वालों को मिलता है, कंप्यूटर साइंस और आईटी, है ना? ओके, द बेस्ट पार्ट इज ऑल दीज कंपनीज दैट यू सी ना, whether it is Facebook, whether it is WhatsApp, Google, all these big companies, you know, all you need is one laptop and an internet connection. And all you Even the need, portability is very yes, at the high level. yes, exactly. तो लिटरली अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप सोच के देखो, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको खुद का कुछ शुरू करना है, और आपको एक मैकेनिकल इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट आपको बनाना है। लेट्स से आपको ग्लव्स बनाने, सेपरेट टाइप ऑफ ग्लव्स बनाने, बाइकर के जो ग्लव्स होते हैं जो बाइक्स चलाते हैं उनके कुछ सेपरेट टाइप के आपको ग्लव्स बनाने हैं। तो आपको लैंड लगेगी, आजकल लैंड बहुत महंगी होती है, 1 एकड़ लैंड भी लेना रहेगा तो लैक्स ऑफ रुपीज में उसका इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आपको बिल्डिंग बनाओ, मशीनरी बनाओ, लोगों को एम्प्लॉय करो। इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू डू दैट। बट सेम चीज अगर एक कॉमन पर्सन को एक लैपटॉप पे करना होगा, प्रोग्रामिंग सीखनी, लैंग्वेज सीख ली, उसके आइडियाज है, उन आइडियाज को उसने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दिया, तो सर्टनली थिंग्स लाइक फेसबुक इसी तरह से बना है ना? एक डॉर्म रूम में अपने कॉलेज के वो जो स्टूडेंट था मार्क ज़करबर्ग, वो अपने कॉलेज में उसने ये बनाया। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, नॉट जस्ट फेसबुक, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि कई सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बनाते हैं अपने इंजीनियरिंग में। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस दैट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हैज टू ऑफर, राइट? तो प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है? बहुत सिंपल, कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर्स को समझ में आती है, राइट? बट आपको इंस्ट्रक्शन, आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। वन स्किल दैट यू नीड हियर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपके माइंड में ही आइडियाज क्लियर नहीं होंगे तो आप कंप्यूटर को कैसे क्लियरली आइडियाज कम्युनिकेट करोगे? तो व्हाट यू नीड इज एल्गोरिथमिक थिंकिंग और क्लैरिटी ऑफ थॉट। दैट इज द फर्स्ट स्किल। सेकेंड थिंग इज पजल सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसे जो पजल्स होते हैं ना, कुछ जैसे आपने रूबिक्स क्यूब देखा होगा, है ना? तो इस तरह की जो चीजें हैं जिससे आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से उस पजल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हमें कौन सा तरीका पसंद आता है? जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में और सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल मूव से रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाए, वो तरीका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना? तो आपके पजल सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना? ये आप रूबिक्स क्यूब बोलो या चेस बोलो, चेस जैसे गेम्स, इनसे आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है? आपका मैथमेटिकल और एनालिटिकल कंपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया, इंजीनियरिंग में ये स्ट्रांग होना ही चाहिए, है ना? और लास्ट में मैंने थोड़ा ग्राफिकल इसीलिए बताया बिकॉज यू नो गेम डिजाइन अगेन, है ना, अक्षय सर का जो डोमेन है, तो ग्राफिकल स्किल्स कहो या आजकल विजुअल ग्राफिक्स में भी काफी अच्छा डिमांड और ट्रेंड आ चुका है। हर चीज में आप देखना एकदम इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशंस, ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस पे। फ्रंट एंड काफी अच्छा हो चुका है ना? फ्रंट एंड यानी कि जो भी आप ग्राफिक्स देखते हो आपके एप्लीकेशंस पे या इस पे सॉफ्टवेयर पे, इन सब चीजों में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट आ चुका है। तो ये सारी स्किल्स है
जो कि एज कंप्यूटर साइंस एंथुजियास्ट आप लोगों को रिक्वायर्ड है, राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा कोडिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, कोडिंग है, साइबर सिक्योरिटी है ना। साइबर सिक्योरिटी आपने देखा होगा ना, कई बार बैंक अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं कई हैकर्स, या कुछ इस तरह की गवर्नमेंट वेबसाइट को कई बार हैक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। डेटा साइंस, आपको घर पे आपके पेरेंट्स को कभी कॉल आया होगा, हेलो वी आर स्पीकिंग फ्रॉम ICICI बैंक और HDFC बैंक, आया है क्या कभी कॉल? Yes, sir. हाँ सर। काफी लोग परेशान भी हो जाते हैं ये कॉल्स की वजह से। हाँ, तो ये सारा आता है डेटा साइंस। आपका डेटा जो होता है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, इस तरह के डेटा को बड़ी बड़ी कंपनीज प्रोसेस करती है, ठीक है। और वो डेटा से वो अपना बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करती है। इसीलिए बहुत सारे कंपनीज में डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट की भी पोजीशंस अवेलेबल होती है। एंड एज कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दैट डोमेन, राइट। सो दैट इज वन सेक्टर जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। प्रेम सर, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला साइबर सिक्योरिटी, जैसे एक फन फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। आज सुबह ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अकाउंट हैक हो गया था, ट्विटर अकाउंट हैंडल। तो इमीडिएटली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करके उनका ट्विटर हैंडल रिकवर किया गया। सो दैट इज वेयर अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैन प्ले अ रोल व्हिच कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम मल्टीपल हैक्स एंड ऑल। एंड सेकेंड थिंग, जैसे प्रेम सर ने बताया कि डेटा साइंस इज अ वेरी गुड फील्ड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ पॉपुलेशन है। तो डेटा साइंस इसमें काम में आता है फाइंड करने में कि इंडिया में कितने मेल्स है, फीमेल्स है, कितने एज के सेक्टर वाइज लोग है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो ये सब जो डेटा को हम हैंडल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस। सो दैट इज वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड इन प्रेम सर, है ना। सो आई होप आप लोगों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो डिटेल्स है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रीम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे निकल के आ सकती हैं। यस गाइस? Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो मूविंग अहेड, आई थिंक अनदर स्ट्रीम अबाउट विच वी वुड लाइक टू टॉक इन टुडेज सेशन इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कह लो, या कई कई कॉलेजेस में इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, दोनों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी कंपोनेंट, अगर आपने जैसे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, आई डोंट नो इफ एवरीवन इज अवेयर ऑफ सेमीकंडक्टर्स और नॉट, बट इन सिंपल टर्म्स इफ आई हैव टू से यू, इफ आई हैव टू टेल यू, कि पहले आपने एलईडी टीवीज देखे होंगे। एलईडी टीवीज आते हैं ना, एलईडी बोर्ड्स आते हैं। आपने स्मार्ट टेलीविजन में आजकल वहां पे लिखा होता है एलईडी, सुना है क्या? Yes, sir. तो ये एलईडी टीवी का बेनिफिट क्या है आपको पता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टीवीज? कोई बेनिफिट पता है आपको एलईडी टीवी? सर उसमें स्मार्ट फीचर्स होते हैं। हाँ नहीं, वो तो फीचर्स टीवी में होते हैं, बट एलईडी, ये जो लाइट है, एलईडी लाइट, जैसे आपने कोई सिग्नल, आप अगर सिग्नल पे जाओ तो आपको एलईडी लाइट लगे हुए, रेड लाइट दिखेगा, ऑरेंज और येलो लाइट दिखेगा, ग्रीन लाइट दिखेगा। तो एलईडी। यस सर। सर लो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वेरी गुड स्वयं, है ना, लो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो लाइट तो पहले भी दे रही थी स्क्रीन, पर ये जो एलईडीज होते हैं ना, ये बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं और आपको ब्राइटनेस देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एक जो टेक्नोलॉजी, तो इसका जो बेसिस है, इसका जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जैसे हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर अगर आप लैपटॉप को ओपन करो तो आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, अलग अलग आपको चिप्स दिखेंगे जो एक मदरबोर्ड पे लगाए होते हैं, है ना। तो ये जो चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये इंफॉर्मेशन को या डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो दैट इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो जितने भी कंपोनेंट्स है, चाहे आप पेन ड्राइव ले लो, हार्ड डिस्क ले लो, मोबाइल फोन ले लो, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, उनके उसके अंदर की जो सर्किटरी होती है ना, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप ऐसा समझ सकते हो
कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर की, उसका जो अंदर की जो बॉडी है, जो उसके अंदर का जो सोल है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, इसमें भी प्रोग्रामिंग का कंपोनेंट आता है, आप चीजों को प्रोग्राम कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले रोबोटिक्स की बात की थी, जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की थी ना, तो मैंने रोबोटिक्स की बात कही थी। तो व्हाट इज रोबोटिक्स? इट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों को आप मिक्स कर दो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन दोनों को मिक्स कर दो तो रोबोट बन जाएगा। तो रोबोट जैसे मतलब जैसे लेट्स से वॉकिंग इज द ह्यूमन फंक्शन, हम लोग वॉक करते हैं, बट सेम चीज को अगर आपने एक मशीन में प्रोग्राम कर दिया कि जब वॉक करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो वो रोबोट वॉक करेगा, तो जो उसके डिवाइसेस हैं वो मैकेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो इंस्ट्रक्शन हम उसे दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उसे कम्युनिकेट हो रहा है। या आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक कॉन्सेप्ट है, IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन में एक कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप टीवी ऑन कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप आपका AC ऑन कर सकते हो। आपने देखा है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या? अब मोबाइल और AC, मान लो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? कोई वायर के थ्रू कनेक्टेड है क्या? Yes, sir. नहीं, कोई वायर तो। फिर हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है कि इस मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, और जो भी अपना AC है वहां पर एक चिप लगाई होती है, एक इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस्ड या डिजाइन चिप होती है, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटरनेट। मेरा मोबाइल भी इंटरनेट को कनेक्टेड है, वो AC भी इंटरनेट को कनेक्टेड है। बिकॉज ऑफ द सेम कनेक्शन, आपने अगर मोबाइल में कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो AC उसको रिस्पॉन्ड करता है, राइट? तो ये क्यों हो पाया है? बिकॉज आपने आपके AC में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दी है, और वो चिप के वजह से दैट AC इज एबल टू एक्सेप्ट योर इंस्ट्रक्शंस, राइट? सेम चिप आप फैन में लगा सकते हो क्या? लगा Yes, सकते हो? sir. बिल्कुल लगा सकते हो, है ना? तो अगर आपने वो चिप फैन में लगा दी, तो मान लो आप किसी और रूम में बैठे हो, और उस रूम में आने से पहले आपको फैन ऑन करना है, आप आपके लैपटॉप से, आपके स्मार्टफोन से फैन ऑन का इंस्ट्रक्शन दे दोगे, फैन शुरू हो जाएगा, जब तक आप रूम में पहुंचोगे फैन शुरू हो चुका होगा, है ना? तो ये चीज आप कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो चिप डिजाइन हो गया, हार्डवेयर डेवलपमेंट हो गया, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ये सारी चीजें, यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग, इनोवेशन और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका लगेगा ही। और इसमें मैंने आपको बताया था टेलीकम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब टेलीकम्युनिकेशन से आप लोगों को, ये जो टेलीकॉम कंपनीज है ना, या तो आपके, आप जो भी फोन यूज कर रहे होंगे उसमें जियो का कार्ड होगा, या एयरटेल का कार्ड होगा, वोडाफोन आइडिया का कार्ड होगा, या BSNL का कार्ड होगा, राइट? तो ये जो टेलीकॉम कंपनीज है, इनका ऑपरेशंस को कहा जाता है टेलीकम्युनिकेशन, राइट? तो पहले हम लोग नॉर्मल सेल्युलर फोन, मतलब ये फोन्स यूज कर सकते थे, हमारे जो लैंडलाइन फोन्स है पहले हम वो यूज करते थे। उसके बाद हम GSM CDMA टेक्नोलॉजी पे आए, फिर GSM टेक्नोलॉजी, है ना, अब 3G 4G 5G आ रहा है, मतलब कमिंग ईयर में 5G भी आ जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये सारा जो पूरा साइंस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, राइट? टेलीकम्युनिकेशन का जो साइंस है कि किस तरह से ये डिवाइसेस एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, रीच करते हैं, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. So yes, Yogesh, अक्षय सर। यस प्रेम सर। जैसे कि हमने काफी सारे इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स पढ़े, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। सो सबसे बेसिक मैंने ऑब्जर्व किया जो स्टूडेंट्स को जरूरत होगी इसकी, कि दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। But it from along with it, like visualization skills, which is most important, like analytical skills, observation skills, and most important your logical thinking. So ये सब हमने पढ़ा, और काफी इंटरेस्टिंग फील्ड्स है सारे। सो स्टूडेंट्स यू कैन एक्सप्रेस, आप इंटरनेट पर जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो उन बारे में, डीप में जाकर पढ़ सकते हो। और
मेन चीज एक क्वेश्चन विल जस्ट टेक लास्ट क्वेश्चन प्रेम सर, जैसे हिमांशु ने शायद पूछा कि व्हाई मोस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर मोस्ट एम्प्लॉयड, सो वी कैन कंटिन्यू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन आल्सो, बट क्विकली टू से कि is this the reason that let's say my friend is also pursuing computer engineering and then I should also go for computer engineering, so this is one of the reason, or should the students do take this very lightly, or should they deeply research about it, they should know that what they are good at? So can you comment something about it? Yes, definitely. I think it's a perfectly logical question, that why are most engineers unemployed? Now, most of the engineers are unemployed. So one of the reason, like Akshay sir said, is ki herd mentality. Just because you do not like biology, that does not mean you take engineering. आपको बायो नहीं पसंद, इसका ये मतलब नहीं कि आप पीसीएम लेके इंजीनियरिंग करने निकल जाओ, ठीक है, नंबर वन. सेकेंड थिंग इज, जस्ट बिकॉज यू नो समवन एल्स इज गेटिंग अ ह्यूज पैकेज, किसी आपके दोस्त को, रिश्तेदार को, फैमिली फ्रेंड को 20-25 लाख रुपए का पैकेज मिल गया, डज नॉट मीन कि वो चीज आपको भी सूट करेगी, वो जो स्ट्रीम है वो आपको भी सूट करेगी. दूसरी चीज, तीसरी चीज जो इसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंजीनियरिंग में सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा. इंजीनियरिंग में या इन लाइफ इन जनरल भी सिर्फ नॉलेज से कुछ भी नहीं होगा. You need to be in a position to apply that knowledge, and that is where skill development comes in, है ना. Most of the times why we fail is because sometimes people might have knowledge but they do not have skills. So what kind of skills are we talking about here? Both skills, hard skills as well as soft skills. ठीक है, हार्ड स्किल्स क्या होते हैं? अगर मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है तो मुझे भाई कोडिंग आनी चाहिए. अगर कोई पूछता है कि भाई मुझे इस तरह का कोड लिखना चाहिए कि जो मेरे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो वो मुझे आना चाहिए. मुझे कोडिंग लैंग्वेजेस जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग है, मुझे वो आनी चाहिए. तो मुझे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्किल्स है वो मुझे आने चाहिए. नंबर वन, दीज आर द हार्ड स्किल्स दैट यू शुड डेफिनेटली नो इफ यू हैव टेकन दैट स्ट्रीम. अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया है तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर आने चाहिए, जो भी उसके अपडेटेड चीजें जो मार्केट में चल रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसके बारे में मुझे अवेयरनेस चाहिए. तो दिस इज द हार्ड स्किल्स वाला पार्ट. सेकेंड थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स. आपको आता है, आपको सब आता है, आप दिमाग से एकदम इंटेलिजेंट हो एंड यू आर अ ब्रिलियंट प्रोग्रामर, ब्रिलियंट कोडर, बट इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ रहे हो, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश, या यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज फ्लुएंटली और स्मूथली, तभी भी लोगों को नहीं पता चलेगा ना. लोग आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं पढ़ सकते. तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे स्किल डेवलपमेंट पे, राइट. तो अगर कोई स्टूडेंट जिसे इंजीनियरिंग के बारे में पैशन है, जिसे मजा आता है इस तरह की चीजें करने में, मशीन्स के साथ काम करने में, कोडिंग करने में, पजल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, और वो अपने आप को अपडेट रखता है जो भी मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं. और एंड ये चीज ऐसा मत समझना कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वो स्कूल जैसा रहेगा कि जितना बोला उतना कर लिया और हो गया, नहीं, है ना. यू विल हैव टू फाइंड योर, मतलब यू विल हैव टू फाइंड योर ओन वेज. यू विल हैव टू रीच आउट टू योर सीनियर्स जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे आपको बात करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखते रहना पड़ेगी ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस, है ना. तो आपका स्किल डेवलपमेंट कंटिन्यू चालू ही रखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट में मैंने बात की आपसे, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीजें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर कोई स्टूडेंट ये दोनों चीज का ध्यान रखता है तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके या इन जनरल. Very true, Prem sir. Thank you so much for telling about us about different fields. The main thing, जैसे कि I will repeat that it's problem solving. So you should try to observe कि आसपास क्या प्रॉब्लम्स है और आप क्या सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका लॉजिक बढ़ सकता है. And yes, the remaining fields, I guess मेरी 2 or 3 fields remaining, we'll cover it in the next session as well. And जैसे कि हमने आज इंजीनियरिंग कवर किया, सो हम इंजीनियरिंग के साथ जैसी दूसरी फील्ड के साथ दूसरी फील्ड कवर करेंगे. सो विल लेट यू नो अबाउट द फील्ड, हम जो फील्ड के साथ आएंगे. और ऑल्सो यू स्टूडेंट्स कैन सजेस्ट कि जैसे किसी को कुछ डिजाइन में इंटरेस्ट है या अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, किसी को सीए बनना है, सो दे कैन टेल अस लाइक डिफरेंट फील्ड्स. वी विल ट्राई टू गेट दोस पीपल और वी विल ट्राई टू ब्रीफ अ सेशन अबाउट इट फॉर यू. आपके लिए हम सेशन ऑर्गेनाइज करने का प्रयत्न करेंगे. और let's we'll wrap it here. And Prem sir, the question and answer session we'll have it in next session. Students can maybe research about different things.
we can take 5 minutes if students have any questions. We can take them in the 5 minutes. Sure, Yes, sure, Ted? sure. Any questions? Yes. Yes, Mayur. Sir, means what is better, sir, doing a job or own business? See, see, both have their own merits and demerits, right? If you are thinking of a job, in the initial phases, especially, jobs will help you अंडरस्टैंड हाउ द कॉर्पोरेट सिस्टम वर्क्स, है ना? क्योंकि आप इंजीनियरिंग पास आउट हो, आपको दुनिया आपने देखी नहीं है, तो शुरुआत में अगर आप जॉब करोगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वो किस तरह के काम करता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो क्या काम करता है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे वो रिक्रूटमेंट करता है, नए नए टैलेंट को कैसे रिक्रूट करता है, आपको ये समझ में आएगा। एक प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, ठीक है? ऐसे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक आपको एक्सपोजर बेसिकली मिलेगा अगर आप शुरुआत में जॉब करते हो तो, ठीक है? वंस यू आर एक्सीलेंट एट योर जॉब, एट वट एवर यू डू, अगर आप उसमें माहिर हो, ठीक है, उसके बाद मे बी यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग ऑन योर ओन, मतलब आप खुद से भी कुछ स्टार्ट करने का सोच सकते हो डेफिनेटली, बट खुद से स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू हैव मल्टीपल स्किल्स, है ना? You need to be able to take people along with you. You need to be a powerful communicator. And I'm not just talking about English communication. I'm talking in general. आपको लोगों को कन्विंस करते आना चाहिए कि why to go for your product. आपका प्रोडक्ट क्यों ले, आपके साथ क्यों काम करे, आपके आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करें। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट में भी उतना दम होना चाहिए। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है ना? तो ये चीजें आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो और अगर करना चाहते हो तो आप इंजीनियरिंग में अलग अलग सेक्टर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग चीजें सीख सकते हो। आपको कॉमर्स का डोमेन नॉलेज भी चाहिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो, कि अकाउंट्स कैसे फंक्शन करते हैं, टैक्सेशन में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है। इवन दो यू आर एन इंजीनियर, अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है या खुद का कुछ करना है तो आपको कॉमर्स सेक्शन, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, है ना, इन सब चीजों का भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना? इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप लोगों को बस हायर कर लोगे उसके लिए हो जाएगा, है ना? लोग आपके पास तभी आएंगे जब आपको उस डोमेन का एटलीस्ट एक अच्छा लेवल का नॉलेज हो, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ काम करेंगे, राइट? बट बोथ दोनों के अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है ना? तो वो हिसाब से आई थिंक अभी के लिए एक चीज डिसाइड नहीं कर सकते, अभी के लिए आप ओपन रहो। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे आप स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, है ना? आप स्किल्स एक्वायर करते रहो, ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू थिंक कि हाँ अब मैं मतलब इसको खुद के लेवल पे मैं मेरी कंपनी शुरू कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हेन यू कैन टेक दैट कॉल। Sir, and can jobs can make me a billionaire? Okay, no, jobs cannot make you a billionaire, है ना? Okay, sir. वेरी वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब अगर आप इन दैट केस अगर आपको जाना है और वहां पर जाके उतने बड़े आपको पैकेजेस मिलेंगे जिसके थ्रू यू कैन बिकम अ बिलियनर, बट स्टेइंग इन इंडिया, इफ यू आर इन इंडिया, इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। ओनली जॉब्स कैन मेक यू बिलियनर, यू विल हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स देन, है ना? Right. That means industrialist site is means better, sir, instead of job. Yeah, it will be better, but then you'll have to build your skills to that level, only then you can succeed. Okay, sir. Thank you, sir. Prem sir, can we take one last question? Yes, one last question, please. Yes, Samruddhi, you can ask your question. यस सर, इन सारी फील्ड्स के अलावा भी इंजीनियरिंग में कौन कौन सी फील्ड्स होती है क्या? यस बिल्कुल होती है। हम लोग अभी अपकमिंग अगले सेशन में हम लोग जो ट्रेंडिंग फील्ड्स है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी हो गया और यू नो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये फील्ड्स जो हो गए, है ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो ये सारी जो अपकमिंग फील्ड्स है इनके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली बात करेंगे, राइट? पर ये जो भी अपकमिंग स्ट्रीम्स है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं जो कोर स्ट्रीम्स की हमने बात की ना, उन्हीं से जुड़ी हुई स्ट्रीम्स, है ना? तो उन्हीं का एक अपडेटेड वर्जन या एक लेटेस्ट वर्जन है ये अपकमिंग स्ट्रीम्स। तो अगले क्लास में उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। Right. So Asad, you have raised your hand. You have any question to ask? Asad, maybe you can unmute and ask your question.
Okay, maybe you'll ask next time. Okay, thank you so much, Prem sir, for guiding the students. We'll continue this session next Sunday, and maybe we'll study about more different streams. And let's wrap it here. And I please request the students, if अगर आप रिसर्च करते हो घर जाकर, आपके वीक में काफी कुछ आज का सेशन सुन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप कुछ गूगल पे आर्टिकल्स जाकर पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो आप उनको लिख के रखिएगा एंड देन प्रेम सर से पूछिएगा विदाउट एनी बेझिझक होके क्वेश्चंस पूछिए. एंड यस, आई एंड इट हियर. आई थैंक यू वंस अगेन प्रेम सर, एंड आई हैंड दिस ओवर टू योगेश सर. Thank you so much, Akshay sir, and thank you so Yeah. much, Yogesh sir, for having me here, and thank you so much everyone for being so patient and listening with such deep curiosity.